हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे हैं, अध्ययनशील बच्चे हैं, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे हैं। देखिए जो समायोजन की समस्या होती है या कुशाग्र जो बुद्धि के बच्चे होते हैं उनको होती है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनको देखेंगे आप, वह हमेशा जो उनकी समान बुद्धि स्तर वाले बच्चे होंगे उन्हीं के साथ वह समायोजन करना चाहेंगे या उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं या उन्हीं को पसंद करते हैं। जो सामान्य स्तर वाले बच्चे रहते हैं उनके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं, उनके साथ समायोजन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। समायोजन की जो समस्या आती है वह सिर्फ कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को आती है, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो डी वाला राइट आंसर है। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो लेव वाइगोस्की थे वह सहकारात्मक जो अधिगम है इसको यहाँ पे समर्थन दिए, पाठ प्रदान करना इसको भी दिए थे, सहायक अधिगम को भी दिए थे। प्रतिपादक जो अध्यापन है इसको नहीं दिए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो प्रतिपादक अध्यापन है इसको लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया, बाकी के 3 को दिया है। अगला है शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसको कहा जाता है समृद्धि कहा जाता है, समृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जो शारीरिक आपके अंग है या जो पूरा जीव होता है वह जो बढ़ोतरी करता है, जो बढ़ोतरी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको समृद्धि कहा जाता है या वृद्धि भी कहा जाता है। तो समृद्धि यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे शिशु दिया गया खालिस्तान की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके भी घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा या पास पड़ोस में कोई भी बच्चा है, अगर उसको देखेंगे, जो छोटे होते हैं, जो शिशु होते हैं उनकी बात किया जा रहा है, जो 6 महीने के होंगे, 6 महीने में देखेंगे, 6 महीने का जब यहाँ पे शिशु हो जाता है उसके बाद देखेंगे अजनबी अगर कोई है या कोई बुला उला रहा है तो उसमें क्या होता है कि अजनबी रहेगा, अजनबियों से वह क्या करता है, झिझकना स्टार्ट कर देता है, शर्माना, जो मुंह फेर लेता है, वही उसी की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे डी वाला क्या होगा, राइट आंसर है। शिशु जब 6 महीने का हो जाता है उस समय अजनबियों से झिझकना और शर्माना विकसित कर लेते हैं। तो डी वाला क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। बच्चों में जो नैतिकता है, बच्चों में अगर नैतिकता लाना है तो नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे अच्छा मार्ग क्या है, उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाएंगे, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। देखिए जो नैतिकता की स्थापना है इसके लिए जो शिक्षक होता है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। अगर शिक्षक आदर्श रूप में व्यवहार कर रहा है तो नैतिकता की स्थापना होने लगेगी बच्चों में। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। प्रभावी और जो अस्थायी शिक्षा है इसको ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। निम्नलिखित में स्मरण करने की कौन सी विधि है। तो पहला दिया गया मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि है, ए और बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्मरण करने की विधि में मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि दोनों की दोनों आएंगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। सी वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे
अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आप भी पढ़े होंगे कि प्रयत्न और त्रुटि वाला जो सिद्धांत है उसको किसने यहाँ पे दिया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक का नियम है। अधिगम में जो प्रयत्न व भूल है या जो प्रयास और त्रुटि है, प्रयास और जो त्रुटि है, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक ने दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शिक्षण के दौरान आवाज में जो उतार चढ़ाव उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए शिक्षण के दौरान जो आवाज में यहाँ पे कोई भी टीचर रहता है, देखेंगे धीमे बोलता है, फिर कुछ समय के लिए तेज बोलता है, तो ये जो उतार चढ़ाव होता है यह उद्दीपन के लिए परिवर्तन कौशल के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है, ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रबलन अनुसूची जो निम्न निष्पादन को उत्पन्न करती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा निश्चित अंतराल अनुसूची हो जाएगा। देखिए जो प्रबलन अनुसूची है वह दिया गया निम्न निष्पादन को उत्पन्न करती है, तो वह निश्चित अंतराल अनुसूची को उत्पन्न करती है, तो सी वाला राइट आंसर है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यवस्था संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिका निर्वहन, भूमिका निर्वहन होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसने पाठ योजना की जो पंचपद प्रणाली है उसको प्रतिपादित किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको दिए थे हर्बर्ट ने। जब आप लोग लेसन प्लान बनाते थे तो लेसन प्लान में जो आपका पंचपद प्रणाली था उसी की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है, हर्बर्ट ने दिया है, याद रखेंगे, बी वाला राइट आंसर है। जैसे आप लोग यहाँ पे जब लेसन प्लान बनाते थे तो उसमें पंचपद प्रणाली में क्या था? जैसे आप लोग सबसे पहले प्रस्तावना लिखते थे, प्रस्तावना के बाद प्रस्तुतिकरण लिखते थे, प्रस्तुतिकरण के बाद आप लोग देखेंगे उसमें तुलना करते थे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सामान्यीकरण था और अनुप्रयोग था। तो यही 5 थे, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? तो वह चाक से लिखना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला राइट आंसर है। आप तो बच्चे देखेंगे यहाँ पे पेंसिल पेन का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, बाकी पहले क्या होता था चाक से ही लिखना स्टार्ट करते थे। तो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग चाक ही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए विद्यार्थियों के साथ जो संप्रेषण है इसका अर्थ क्या होगा? कि विचारों का आदान प्रदान होगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे खालिस्तान बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका दर्शाते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। गोद लिए गए बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान है वह देखेंगे कोलकाता में है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है, यह कोलकाता में है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, इसके अलावा और भी याद रखिए जैसे राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान है जो कि देहरादून में है, और एक संस्थान और है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है जो कि सिकंदराबाद में है। इसके अलावा राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान है जो कि मुंबई में है, तो इन सब को भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रतिभाशाली बालक, तो प्रतिभाशाली बालक में देखेंगे अभिव्यक्ति में नाव्यता रहती है और जिज्ञासा रहती है, दो तो रहते हैं, और वह अमूर्त तथ्यों को समझ जाते हैं, समझने की उनमें क्षमता रहती है, और उनकी जो बुद्धि लब्धि रहती है वह उच्च रहती है, उनको उच्च सामान्य ज्ञान भी रहता है, प्रश्न पूछने में निपुण रहते हैं, विद्यालय में भी लगभग उनकी नियमित ही उपस्थिति रहती है। यह सब प्रतिभाशाली बालक के गुण हैं। तो इसमें से दो देखेंगे होंगे, बाकी यहाँ पे इसमें से सिर्फ दो ही होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? पहला और दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है, बी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निष्पत्ति लब्धि,
निष्पत्ति लब्धि दिया गया है, जिसका यहाँ पे फुल फॉर्म होता है अचीवमेंट क्वेश्चन होता है, और इसका पूछा गया है, सूत्र पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका देखेंगे जो सूत्र होता है वो होता है शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु गुणे में 100 रहता है। तो कहीं पे लिख लेते हैं, शैक्षिक आयु रहता है, शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु हो जाएगा, और गुणे में हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन एजुकेशनल एज और बटे मेंटल एज गुणे 100। तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में देखेंगे दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे एजुकेशनल एज मतलब शैक्षिक आयु दिया गया है, मेंटल, और यहाँ पे मेंटल एज मतलब मानसिक आयु दिया गया है गुणे 100। तो यहीं पर देखेंगे डी वाला राइट आंसर होगा, डी वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से बुद्धि लब्धि का फार्मूला पूछा जाता है, जो आप लोग पढ़े ही हैं कि वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100। तो कोई फार्मूला आएगा आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए यूपी टेट एग्ज़ाम के बारे में। तो यूपी टेट एग्ज़ाम आपका पता ही है कि आपको 2-3-4 जुलाई का आपका यूपी टेट एग्ज़ाम है, और यूपी टेट एग्ज़ाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 प्रश्न पूछा जाता है, 90 नंबर पासिंग मार्क रहता है जनरल कैटेगरी में, और बहुत सारे प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। लगभग आप लोग देखेंगे लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही हर बार लगभग रिपीट हो जाता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, और आपको यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी चाहेंगे तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें 2011 से लेकर 2022 तक आज तक यूपी टेट जितनी बार हुए हैं सबके सब पेपर इसमें मिलेंगे। पूरे 12 साल के पेपर हैं, आंसर की के साथ रहेगा, एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या सब कुछ रहेगा, सभी सब्जेक्ट वे रहेंगे। जैसे आपका सीडपी है, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है, मैथ साइंस है, प्राइमरी में मैथ ईवीएस है, तो सबके सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी टेट एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन व्यक्तित्व की गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। व्यक्तित्व का जो गुण सिद्धांत है उससे देखेंगे फ्रायड का कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। ए वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, फ्रायड का जो संबंध है वह व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से यह संबंधित है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मैकडूगल ने कहा था। मैकडूगल ने कहा था कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। और अभिप्रेरणा की जो 14 मूल प्रवृत्ति है उसका वर्णन मैकडूगल ने ही किया है, यह भी पॉइंट याद रखना है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्परता से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है, यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे। 3 नियम में तत्परता का नियम था, प्रभाव का नियम था और अभ्यास का नियम था, तो इसको याद रखिएगा। व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो यह कहे थे वाटसन ने, व्यवहारवादी वाटसन थे। वाटसन ने कहा कि मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो और मैं जो भी चाहूँगा उसको बना दूंगा। अगर मैं चाहूँ तो डॉक्टर बना दूंगा, वकील बना सकता हूँ, चोर कहो तो चोर बना दूँ। तो यह वाटसन ने कहा था। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्पीयरमैन थे, स्पीयरमैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और स्पीयरमैन के ही अनुसार उन्होंने बताया था कि जो बुद्धि की संरचना होती है वह 2 तत्वों से मिलकर के बनी होती है। एक आपका जी फैक्टर उन्होंने बताया था और दूसरा बताया था उन्होंने यस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब होता है आपका यहाँ पे सामान्य योग्यता कारक था और जो आपका यस फैक्टर था वो विशिष्ट योग्यता कारक था।
तो याद रख लेंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में तो बिल्कुल फिक्स है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार पूछे भी जा सकते हैं। तो सी वाला राइट आंसर है। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो अवांछित व्यवहार है उसके कारण को ढूंढना होगा और उपचार का प्रबंधन करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा, सी वाला राइट आंसर होगा इसमें। अगला, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वैयक्तिक भिन्नता। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था के विशेषताएं हैं। तो ये सब देखेंगे आपका हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से लेकर 14 वर्ष की होती है, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व मापन। जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है यह व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें आ जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण आ जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। और व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी तकनीक है उसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे शब्द साहचर्य परीक्षण आता है, रोरसा जो मसीह लक्ष्य परीक्षण है वह भी आएगा, अन्य मसीह लक्ष्य परीक्षण भी आता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण तो आता ही है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।